हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग जॉन डन का काफ़ी फेमस पोएम द कैनोनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये वाली पोएम है और बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रहा था इस वाले पोएम के लिए, तो हम इस पर वीडियो बनाए हुए हैं। नोट्स जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में रखे हुए हैं, तो अगर ये वाला पोएम आप लोग के भी सिलेबस में है, वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है ये वाला, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ये जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड मिल जाएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस पोएम को हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर रखे हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर ऑथर के बारे में, शॉर्ट में इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर रखे हैं, शॉर्ट में थीम को भी डिस्कस कर रखे हैं, फिर पोएम का समरी या एनालिसिस डिस्कस कर रखे हैं, जिसके थ्रू ये आप लोग को क्लियर हो जाए कि पोएम मेनली किस चीज़ के बारे में है, और एंड में कंक्लूजन। तो ये 5-6 पॉइंट में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट। इंट्रोडक्शन में है द कैनोनाइजेशन इज द पोएम ऑफ द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। जो प्रेजेंट पोएम हम लोग का द कैनोनाइजेशन है वो इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की कविता है। अब ये मेटाफिजिकल पोएट या पोइट्री क्या होता है वो समझते हैं। ऐसे तो ये इंग्लिश लिटरेचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर हम अलग से एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं मेटाफिजिकल पोइट्री पे। तो नॉर्मली अगर इसको समझने की कोशिश करें ना, तो मेटाफिजिकल पोएम में ना मेनली रिलीजन के बारे में, मोरालिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में या फिर लव के बारे में डिस्कस किया जाता है। इसमें ऐसा सब क्वेश्चन राइज किया जाता है जो साइंस के पढ़े हो, जैसे कि क्या भगवान वास्तविक में होते हैं, या फिर जो हम लोग कहते हैं कि आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहती है, तो ऐसा सच में है कि आत्मा सच में इटर्नल है, उसका अंत नहीं होता है। या फिर ऐसा हम लोग का मानना है ना कि जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, जो भी हमारे चारों ओर हो रहा है, वो सब प्री डिसाइडेड है, पहले से तय है कि ऐसा ही होना है, तो ऐसा सच में है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना मेटाफिजिकल पोइट्री में अराइज किया जाता है। और अगर हम मेटाफिजिकल पोइट की बात करें तो हम लोग को तो पता ही है जॉन डन काफ़ी फेमस पोइट है मेटाफिजिकल पोइट्री के। उसके बाद इस कैटेगरी में आपको आ जाते हैं एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, अब्राहम कॉले। तो ये 3-4 पोइट जो मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। और हम लोग का जो प्रेजेंट पोएम है ना द कैनोनाइजेशन, वो भी मेटाफिजिकल पोइट्री के ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि मेटाफिजिकल पोएम या पोइट्री क्या होता है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1633। इस पोएम को पहली बार 1633 में पब्लिश करवाया गया इन डन्स पोस्ट्यूमस कलेक्शन सॉन्ग एंड सोनेट्स। मतलब जॉन डन के मृत्यु के बाद मरणोपरांत उनका एक पोएम का कलेक्शन पब्लिश हुआ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के नाम से, तो उसी में इस पोएम को, द कैनोनाइजेशन पोएम को पहली बार पब्लिश करवाया गया। हेयर द वर्ड कैनोनाइजेशन मीन्स, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया, जो टाइटल भी हम लोग का कैनोनाइजेशन, उसका अर्थ होता है द एक्ट और प्रोसेस, मतलब ऐसा एक्ट, ऐसा काम, या फिर प्रोसेस या फिर ऐसी प्रक्रिया ऑफ चेंजिंग एन ऑर्डिनरी रिलीजियस पर्सन, कि जिसमें एक ऑर्डिनरी सामान्य रिलीजियस धार्मिक पर्सन को चेंज किया जा रहा है इनटू ए सेंट, एक सेंट में इन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन। मतलब कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन में जब कोई ऑर्डिनरी धार्मिक पर्सन को सेंट में चेंज किया जाता है, तो उसी एक्ट को, उसी प्रक्रिया को जो है ना कैनोनाइजेशन वर्ड से डिफाइन किया गया है। इन द पोएम, कविता में, द पोएट डिमांड्स द कंप्लेनर, पोएट जो है कंप्लेनर से डिमांड करते हैं टू स्टॉप हिंडरिंग देयर लाइफ्स, कि उनके लाइफ्स में हिंडरिंग इट मीन्स दखल देना बंद करे, डिफिकल्टीज क्रिएट करना बंद करें, एंड लीव देम अलोन, और उनको अकेला छोड़ दे, सो दैट दे कुड कंटिन्यू लविंग ईच अदर, ताकि वो और जो उनके लवर है ना, वो दोनों मतलब एक दूसरे को प्यार करना कंटिन्यू रख सके, विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ये मतलब कंप्लेनर से बोल रहे हैं कि प्लीज़ हम लोग के लाइफ में दखल देना बंद कर दीजिए, हम लोग को अकेला छोड़ दीजिए, ताकि हम लोग का जो ये प्यार है वो हम लोग कंटिन्यू रख सके। द पोएम कैनोनाइजेशन डिपिक्ट्स द हाइनेस ऑफ लव ओवर अदर थिंग्स। जो पोएम है हम लोग का प्रेजेंट, वो हाइनेस ऑफ लव, मतलब प्रेम की उच्चता को या प्रेम की श्रेष्ठता को दिखाता है बाकी सभी चीज़ों के परे। मतलब कैसे प्रेम जो है ना बाकी सब चीज़ से ऊपर है। डंस बिलीव्स दैट, डंस ऐसा मानते हैं कि हिज लव कैन अचीव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कि उनके प्यार को भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है, एंड अटेन कैनोनाइजेशन एंड लेगेसी, प्यार जो है ना वो अटेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। कैनोनाइजेशन इट मीन्स उनके प्यार को संतत्व की प्राप्ति हो सकती है, और लेगेसी मिल सकता है, इट मीन्स परंपरा, विरासत मिल सकता है। मतलब भगवान से कंपेरिजन किया जा सकता है इनके प्यार को। मतलब ऐसा कुछ ये डिस्कस कर रखे हैं इस पोएम में। तो ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अब हम लोग ऑथर के बारे में देख लेते हैं। जॉन डन, पोएट ऑफ द पोएम द कैनोनाइजेशन। जॉन डन जो कि कवि हैं पोएम कैनोनाइजेशन के, वॉज एन इंग्लिश पोएट, ये एक इंग्लिश पोएट है, स्कॉलर है, सोल्जर है, एलिजाबेथन एज के, मतलब ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेटाफिजिकल पोएट, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली
मेटाफिजिकल पोएट माना गया है। एवरी क्रिटिक मतलब जितने भी आलोचक हैं अप्रिशिएटेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डन इन मेटाफिजिकल पोएट्री, मतलब मेटाफिजिकल पोएट्री में जितना भी योगदान दे रखे हैं जॉन डन, तो सारे जितने भी आलोचक हैं ना वो उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। He was one who created new kind of poetry in those days when everyone was following the tradition। मतलब जब सारे पोएट जो है एक ट्रेडिशन, एक परंपरा को फॉलो कर रहे थे ना, कि जिस तरीके की कविता लिखा जा रहा था वही कविता लिख रहे थे, तो उस टाइम जॉन डन एक इकलौते ऐसे कवि थे जो एक अलग तरीके की कविता लिखने का ट्राई किए, मतलब वो मेटाफिजिकल पोएट्री ट्राई किए। Donne is frequently said to be the originator of metaphysical school of poetry। metaphysical school of poetry का उनको originator कहा जाता है, it means जनक कहा जाता है। He was also known as founder or the father of English metaphysical poetry। English metaphysical poetry के फाउंडर और फादर के रूप में भी वो जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेटाफिजिकल पोएट्री आएगा तभी उनको फाउंडर और फादर कहा जाता है। और नॉर्मल आपको आ जाए कि इंग्लिश लिटरेचर के फादर को के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर के जो फादर है वो जेफरी चॉसर है, या फिर आ जाए इंग्लिश लिटरेचर के पोइट्री के फादर, सिर्फ पोइट्री आ जाए तो वहाँ भी जेफरी चॉसर हो जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर के भी फादर जेफरी चॉसर और इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री के भी फादर जेफरी चॉसर। बट व्हेन इट कम्स कि मेटाफिजिकल पोइट्री के फादर कौन है, तब यहाँ पे जॉन डन का नाम आ जाता है। Among his वर्ल्ड फेमस पोएम इंक्लूडेड, उनके वर्ल्ड फेमस पोएम में शामिल है हॉली सोनेट्स, द फ्ली, द सन राइजिंग, द गुड मॉरो, ए वैलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग एंड टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड। ये सब काफ़ी फेमस पोएम है जॉन डन का, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है। इसमें से सिर्फ एक द सन राइजिंग पे हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं। द फ्ली के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रखा है लेकिन हम नहीं किए अभी तक अपलोड इस पर वीडियो। अब आगे स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। इट इज ए 5 स्टांजा पोएम, ये 5 स्टांजा की पोएम है। दैट इज सेपरेटेड इनटू सेट्स ऑफ 9 लाइन्स, जिसमें कि हर स्टांजा में 9 लाइन का सेक्शन बना हुआ है, मतलब 9 5 जा 45 लाइन्स की ये पोएम है। द लाइन्स राइम इन द पैटर्न ऑफ ABB ACCCA, इस तरीके से लाइन का जो है राइम स्कीम रखा गया है। इट इज रिटन इन वेरिएबल मीटर, इसको अलग अलग मीटर में रखा गया है, सच है जैसे कि आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक ट्राईमीटर, मतलब इन तीनों मीटर का यूज किया गया है इस कविता को लिखने में। अब आगे थीम्स को डिस्कस करते हैं। द पोएम हैज सेवरल इंटरवोवन थीम्स, मतलब पोएम में ढेर सारे थीम्स को, विषयों को एक साथ गुथा गया है, एक साथ लाया गया है। बट द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज द, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें से ट्रांसेंडेंट पावर ऑफ लव। लव का ट्रांसेंडेंट पावर, इट मीन्स श्रेष्ठ, जो लव के अंदर जो उत्कृष्ट पावर होता है ना, सबसे श्रेष्ठ पावर, वो दिखाया गया है, प्यार की शक्ति को दिखाई गई है। ठीक है, तो ये थीम्स वाला सेक्शन हो गया। अब हम लोग समरी और एनालिसिस देख लेते हैं इस पोएम का। तो इस तरीके से समरी वाला सेक्शन शुरू होता है कि इन द स्टांजा वन में द लवर इज इन ए पेविस मूड। जो लवर है ना वो पेविस मूड में है, मतलब चिड़चिड़ाहट वाले मूड में है, थोड़ा इरिटेटेड है। और ये लाइन लिखने के बाद ना आप इस कविता का पहला लाइन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आप मेंशन करोगे एज ए कोटेशन, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखने के बाद आपको यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड जो स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करोगे, ही की जगह पे यहाँ पे पोइट लिख सकते हो कि पोइट एड्रेसेस दिस वर्स टू ए कंप्लेनर। मतलब इस वर्ष में, इस सेक्शन में जो है पहला स्टांजा में पोइट है ना एक कंप्लेनर को संबोधित करते हैं, कंप्लेनर से बात करते हैं। अपेरेंटली ही वॉन्ट्स टू से, जाहिर तौर पर वो कहना चाहते हैं दैट कि वन शुड कीप हिमसेल्फ बिजी बाय डूइंग अप्रोप्रिएट वर्क रेदर देन कीपिंग चेक ऑन हिम एंड हिज लवर। वो कहते हैं कि मेरे पे नज़र रखने के बजाय और मेरे लवर पे नज़र रखने के बजाय कोई भी व्यक्ति है ना उसको अपने खुद के काम को करते हुए या खुद के काम में बिजी रहना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। द लवर टेल्स द कंप्लेनर, जो लवर है वो कंप्लेनर को बोलते हैं दैट ही कैन मेक फन ऑफ हिम, कि वह उसका मजाक बना सकता है, एज ही इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज, कि जैसे वो कोई बीमारी से पीड़ित हो, एंड हैज़ ग्रे हेयर, और उसका जो हेयर है वो ग्रे है, तो इन दोनों चीज़ का तुम मजाक बना सकते हो। बट ही वॉन्ट गेन एनीथिंग बाय दैट, लेकिन तुमको ये करके कुछ नहीं मिलने वाला है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही कैन क्रिटिसाइज हिज इल हेल्थ, कि तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो मेरे बुरे हेल्थ की, बट नॉट हिज टेंडेंसी ऑफ लव, लेकिन जो मेरे प्यार करने की प्रवृत्ति है, जो मेरा प्यार है ना, उसका तुम मजाक नहीं बना सकते। ही क्वेश्चंस द कंप्लेनर, वह क्वेश्चन करते हैं कंप्लेनर से, व्हाई डजंट ही वर्क एंड इम्प्रूव हिज लाइफ स्टाइल और मेक सम मनी इंस्टेड डिस्टर्बिंग और इंटरफेयरिंग विद देयर लाइफ्स, कि क्यों तुम कोई मतलब अपना काम नहीं कर लेते हो, अपना लाइफ स्टाइल क्यों नहीं इम्प्रूव कर लेते हो, जाके कुछ पैसा कमा लो, जाके अपना कोई काम कर लो, मतलब क्यों बैठ के हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हो, प्यार नहीं करने दे रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो हम लोग के लाइफ में। तो ये चीज़ पोएट जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा में कंप्लेनर से कहते हैं। अब यहाँ से सेकंड स्टांजा शुरू होता है। सेकंड स्टांजा का भी 2 लाइन जो है मेंशन कर रखे, अलाश लाश हु इज इंजर्ड बाय माय लव,
व्हाट मर्चेंट शिप हैव शाइट ड्रॉन्ड, इस तरीके से लाइन है। तो इन द सेकेंड स्टांजा की दूसरे स्टांजा में द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं कि द लवर आर नॉट मेकिंग एनी वॉर और स्प्रेडिंग डिजीज इन द सोसाइटी, की लवर जो है मतलब कोई वॉर नहीं करवा रहे, कोई युद्ध नहीं करवा रहे हैं सोसाइटी में, और स्प्रेडिंग डिजीज, और ना ही लवर्स की वजह से कोई बीमारी फैल रही है सोसाइटी में। दे रिस्पेक्ट अदर प्रॉपर्टी, वे लोग जो है दूसरे की प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट करते हैं। द पोइट वांट्स टू से, पोइट कहना चाहते हैं दैट हिज लव इंजर्स नोबडी, कि उनके प्यार की वजह से ना मतलब कोई इंजर नहीं हो रहा है, किसी को क्षति नहीं पहुंच रही है। इट्स हार्मलेस, उनका जो प्यार है वो हार्मलेस है, हानि रहित है। द लवर टैक्टफुल, लवर जो है वो टैक्टफुल है, विनम्र है, फुल ऑफ इमोशन, इमोशन भावनाओं से भरे पड़े, एंड विटी है, विटी इट मीन्स ह्यूमरस है, मतलब या फिर हम लोग बोल सकते हैं तेज बुद्धि वाले हैं, मतलब जिनको देख के दूसरों को खुशी हो, मतलब इनके वजह से किसी का कभी भी नुकसान नहीं हो रहा है लवर्स की वजह से। ही सेज, वह कहते हैं कि हर साइट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉइंग ऑफ द शिप्स, ऐसा नहीं है कि उनका साइट मतलब उनके नज़र की वजह से जो शिप है वो डूब गया है। हिज टीयर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड, जो फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि उनके टीयर्स उनके रोने की वजह से आया हुआ है। स्प्रिंग वॉन्ट गो अवे ड्यू टू हिज कोल्डनेस, ऐसा नहीं है कि जो स्प्रिंग चला गया, वसंत ऋतु जो खत्म हुआ है वो उनके कोल्डनेस, उनके रूखेपन या उनके वार्मथ इट मीन्स गर्माहट की वजह से गया है। नेचर हैज़ इट्स ऑन नेचुरल कोर्स, कि नेचर जो है प्राकृतिक जो है उसका अपना नेचुरल कोर्स जो होता है, जब टाइम टू टाइम सीजन बदलना या जो मौसम बदलना वो कंटिन्यू है, उसका अपना नेचुरल कोर्स नेचर का कंटिन्यू है। एंड द लवर्स आर नॉट हार्मिंग इट, और लवर्स जो है नेचर को भी कोई हार्म नहीं कर रहे हैं। द हीट इन हिज वेन्स, मतलब जो हीट है, जो गर्मी है उनके वेंस में, नशों में, हैज़ नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ द पीपल हु डाइड ऑफ प्लेग, मतलब प्लेग से जितने लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा नहीं है कि उनके नशों की गर्मी की वजह से जो है ये प्लेग फैला है या फिर इतने लोगों की मृत्यु हुई है। हिज लव इज हार्मलेस एट द एंड, यही समझाना चाह रहे हैं कंप्लेनर को जो लवर है कि उनका जो प्यार है वो हार्मलेस है, हानि रहित है। द लवर सेज दैट, लवर कहते हैं कि सोल्जर्स आर डूइंग देयर ड्यूटी, की सोल्जर्स जो है सैनिक जो है वो अपना काम कर रहे हैं। बाय गोइंग टू वॉर्स, मतलब सोल्जर का काम ही होता है कि वॉर करना, युद्ध पे जाना, तो सोल्जर अपना काम कर रहे हैं। एंड द लॉयर्स बाय फाइटिंग केसेस इन द कोर्ट, और जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। बट वॉट द लवर वॉन्ट इज टू लव हिज पार्टनर, लेकिन जो लवर है वो क्या चाहते हैं, अपने पार्टनर को लव करना, मतलब यहाँ पर वर्ड बोलते हैं कि लवर्स का काम ही होता है अपने पार्टनर के साथ लव करना, तो सब अपने काम में बिजी है, तो तुम प्लीज हमको भी डिस्टर्ब मत करो। इन द थर्ड स्टांजा, तीसरे स्टांजा में डन सेज दैट, डन कहते हैं कि द लवर डज नॉट केयर इफ ही इज कॉल्ड बाय एनी नेम, कि लवर्स को अगर किसी नेम से बुलाया जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज लव हैज मेड देम सो, क्योंकि प्यार उनको ऐसा बना दिया है कि किसी के कुछ बोलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब। ही सेज दैट, वह आगे कहते हैं कि दे आर लाइक फ्लाइज, कि वो फ्लाइज की तरह है। फ्लाइज इट मीन्स जो मक्खियाँ होती है ना उनकी तरह है, मतलब खुद को कंपेयर करते हैं, खुद के प्यार को कंपेयर करते हैं फ्लाइज से। दे हैव ए वेरी शॉर्ट एग्जिस्टेंस, और क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो मक्खी होती है ना वो मतलब उनका जो जीवन होता है ना 20-21 दिन से लेके मैक्सिमम 2 महीने तक का होता है। तो वही वो भी बोलते हैं कि जो मक्खी है तो वो तो उनका तो लाइफ कम ही होता है, और जो उनका प्यार है दे हैव ए वेरी शॉर्ट एग्जिस्टेंस, कि उसका भी मतलब वो भी काफ़ी कम टाइम के लिए, कम समय के लिए है। ही प्रिज्यूम्स द लाइफ टू बी शॉर्ट, पहले से उनका माना हुआ है, वो मान चुके हैं कि उनका जो लाइफ है वो काफ़ी छोटा है। जस्ट लाइक द कैंडल, बिल्कुल कैंडल की तरह, कैसे कैंडल को चलाने के बाद वो कुछ टाइम बाद मतलब बहुत कम टाइम के लिए रहता है ना, फिर बुझ जाता है, तो वही पोइट ऑलरेडी मान रखे हैं जो लवर्स है कि उनका लाइफ स्पान जो है, जो उनके टाइम जिंदगी में जो समय है वो काफ़ी कम है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद ईगल एंड हिज लवर एज डव, वो खुद को कंपेयर करते हैं ईगल से और अपने लवर को डव से। दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि वे दोनों एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं, इट मीन्स पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, नेसेसरी हैं एक दूसरे के लिए। दे लव ईच अदर फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट, और ये दोनों जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, पोएट और उनका लवर जो है वो अपने बॉटम ऑफ हार्ट मतलब पूरे दिल की गहराई से, मतलब पूरे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लवर, लवर के अनुसार द रिडल ऑफ फिनिक्स इज देयर इन देयर एग्जिस्टेंस, की जो फिनिक्स का रिडल है, पहेली है, वो उनके एग्जिस्टेंस में शामिल है। दे हैव 2 बॉडीज, कि उनका जो शरीर है वो 2 है, बट दे आर 1, लेकिन जो वो लोग हैं वो एक है। लाइक द फिनिक्स दे डाई, मतलब उनकी मृत्यु जो होगी वो फिनिक्स की तरह होगी। एंड दे राइज फ्रॉम देयर एसेज, और फिर वो लोग राइज होंगे, फिर से पुनर्जीवित होंगे अपने एसेज से, इट मीन्स अपने राख से। अगर फिनिक्स की बात करें तो फिनिक्स मतलब एक एनिशियंट ग्रीस बोल सकते हैं, वहाँ का बहुत पुराना पक्षी है जिसका जीवन लगभग 400 से 500 साल का होता है। इस फिनिक्स के बारे में ये कहानी प्रसिद्ध है ना कि ये फिनिक्स का जब एंड टाइम आता है ना, जब मरने का समय आता है, तो ये खुद से खुद को जला लेता है, और जब ये खुद से खुद को जला लेता है तो उसका जो राख होता है ना, उसके राख से एक नए फिनिक्स का जन्म होता है।
तो खुद के प्यार का या खुद का कंपैरिजन जो पोएट है यहाँ पे फिनिक्स से करते हैं। द पोइट बिगिन स्टांजा 4, अब पोइट जो है चौथे स्टांजा को स्टार्ट करते हैं विद द थॉट दैट, इस थॉट के साथ कि इफ दे कैन नॉट लिव बाय लव, कि अगर वो लोग अपने प्यार के साथ रह नहीं सकते, दे कैन डाई बाय इट, कि अपने प्यार के साथ वो लोग मर सकते हैं। ही फर्दर सेज दैट, फिर वो आगे कहते हैं इफ देयर लव इज नॉट फिट फॉर टूम्स एंड हर्ष, मतलब उनका जो प्यार है अगर कोई टूम्स इट मीन्स कोई कब्र में, या फिर हर्ष इट मीन्स हो जाता है कोई शव वाहन यानी जिसमें मरे हुए लोगों को ले जाया जाता हो, तो उसमें अगर फिट नहीं आएगा, दे विल फाइंड देयर प्लेस इन पोइट्री, तो वो लोग अपना जगह जो है वो पोइट्री में ढूंढ लेंगे। सो बेसिकली दे विल फाइंड देयर प्लेस इन द लव सोनेट्स, और बेसिकली मूल रूप से जो उनको अपना जगह मिलेगा उनको लव सोनेट्स में मिलेगा। ही सेज दैट, वो आगे कहते हैं ही एंड हिज लवर विल बी कैनोनाइज्ड बाय हिज लव, कि वो और उनका जो लवर है ना अपने प्यार से कैनोनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब संतत्व को प्राप्त करेंगे, संत बन जाएंगे। ही बिलीव्स, वो आगे मानते हैं लव डजंट डाई ऑन डेथ, कि लव जो होता है वो प्यार के साथ खत्म नहीं होता। इफ इट इज ए प्लेटोनिक, अगर प्यार जो होता है वो प्लेटोनिक होता है, प्लेटोनिक मीन्स हो जाता है स्पिरिचुअल होता है, और डिजायरेबल होता है, इट मीन्स जरूरी हो, नेसेसरी हो, यूजफुल हो ना, तो डेथ के साथ खत्म नहीं होता है लव। देन इट टेंड्स टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर डेथ, तब इसकी प्रवृत्ति ये होती है कि प्यार अगर प्लेटोनिक और डिजायरेबल हो तो ये मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। बोथ देयर एसेस विल बी अमेलगेमेटेड और गेट मर्ज्ड इफ केप्ट टुगेदर, कि मतलब जो लवर्स होते हैं उनका जो एसेस होता है ना, कि उनका जो राख होता है, जब उनको एक साथ रखा जाएगा तो वे एक हो जाएंगी, या बोल सकते हैं कि एक दूसरे में मिल के एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे। तो पोएट जो है ये बोलते हैं कि मृत्यु के बाद जो है प्यार रहता है, जिनका भी रियल लव हो, जिनका भी प्लेटोनिक और डिजायरेबल लव हो। अब है इन द लास्ट स्टांजा, आखिरी स्टांजा में ऑफ द पोएम, जॉन डन वांट्स टू रिफ्लेक्ट देयर आइडियल पैटर्न ऑफ लव, अपना जो प्यार का पैटर्न है ना उसको शो करवाते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि दे विल बी डिक्लेयर्ड सेंट्स, कि उनको सेंट्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एंड विल बी रिवार्डेड सेंटूड ऑफ लव, और लव का सेंटूड मतलब प्रेम का संतत्व प्राप्त होगा, मतलब उनसे रिवार्ड किया जाएगा उनके प्रेम को। द लवर ऑल्सो सेज दैट, लवर फिर आगे कहते हैं ऑल द लवर्स विल बैक देयर पैटर्न ऑफ लव, कि जितने भी लवर्स होंगे आगे आएंगे वो सारे उनके पैटर्न, मतलब लव का जो उनका पैटर्न है ना उनको फॉलो करेंगे, वो पैटर्न चाहेंगे। पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, जो लोग हैं अलग अलग कंट्रीज से, टाउन से और अलग अलग कोर्ट्स अपने दरबार से, विल बी प्रेजिंग देयर लव पैटर्न, वे सारे लोग जो है उनके लव पैटर्न की प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, एंड विल आइडियली फॉलो इट, और आइडियली इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब उसको फॉलो भी करेंगे, मतलब जो लवर्स होंगे उनके लिए जो है इन दोनों का लव जो है पोइट का और पोइट की लवर का एक तरह से एग्जाम्पल बन जाएगा, एक तरह से पूजनीय बन जाएगा, सेंटूड को प्राप्त करेगा। तो पोइट बोलते हैं कि सारे लोग जो है हमारे लव पैटर्न की तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, सब लोग ऐसा प्यार चाहेंगे। तो इस चीज़ के साथ जो है ये पोएम खत्म होता है, आखिरी स्टांजा था। और फिर अब हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन देख लेते हैं। दस इस प्रकार थ्रू द पोएम द कैनोनाइजेशन, जो कविता है कैनोनाइजेशन के जरिए, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज वाइफ एनी मोर, पोएट जो है उनकी वाइफ एनी मोर जो है उनके लिए लव एक्सप्रेस करते हैं इस कविता के जरिए। होम ही लव्ड पैशनेटली एंड डिवोटेडली, जिनको कि वो पैशनेटली इट मीन्स पूरे पैशन जुनून के साथ प्यार करते हैं, और डिवोटेडली इट मीन्स पूरे समर्पण के साथ प्यार करते हैं। थ्रू विटी वर्ड प्ले के साथ, मतलब वर्ड के साथ जितने अच्छे से वो खेलते हैं, एंड क्लेवर आर्ग्यूमेंट, और जिस तरीके से जो क्लेवर वाला तर्क दे रखे हैं चालाकी से इस कविता में। डन क्लेम्स दैट, डन इस चीज का दावा करते हैं कि दैट देयर लव ट्रांसेंड ऑर्डिनरी रोमांस, कि उनका जो प्यार है ना वो ऑर्डिनरी रोमांस से परे है, मतलब ऑर्डिनरी रोमांस से ऊपर उठ चुका है। एंड इम्बॉइड्स ए सेंटली लेवल ऑफ डिवोशन, और वो प्रतीक है एक सेंटली लेवल ऑफ डिवोशन का, मतलब समर्पण का एक पवित्र जो स्तर होता है ना प्यार का, तो कहीं ना कहीं वो खुद का प्यार को उससे कंपैरिजन किए हुए, मतलब उनका कहना है कि भक्ति का जो पवित्र स्तर होता है ना उसका प्रतीक है उनका प्यार। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ यहाँ पे ये नोट्स खत्म हो जाता है। मेनली जो है ये पोएम लव के पावर पे ही बेस्ट है, मेन थीम जो है इस पोएम का वही है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, नोट्स के थ्रू आप लोग की हेल्प होती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।